आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के जन्म दिवस पर डॉक्टर अंबेडकर संघ जो है उन्होंने एक कार्यक्रम रखा। हर साल कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाहर से भी मुख्य वक्ता बुलाए गए जिन्होंने अपने अपने बाबा साहब की जीवनी पर विचार व्यक्त किए और काफ़ी तादाद में महिलाएं, बच्चे, टीबी के जो नागरिक हैं वो आए और बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजित किया गया। साथ ही नवयुवक संघ द्वारा, अम्बेडकर नवयुवक संघ द्वारा जो बच्चों को यहाँ लाइब्रेरी है वो संचालित की जा रही है और जो सहयोग प्रदान किया जा रहा है उससे काफ़ी बच्चे परीक्षाओं में चयनित हुए, उन्हें भी सम्मानित किया गया। तो एक ऐसा शानदार कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक संघ द्वारा किया गया। तो डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक संघ को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज डॉक्टर अंबेडकर भवन में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती का पर्व मनाया गया। बड़े धूमधाम से मनाया गया। समाज के प्रबुद्धजनों द्वारा बाबा साहब के कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और शिक्षा एक माध्यम है। इसी संदर्भ में बहुत से वक्ताओं ने अपनी बात कही और आज अंबेडकर नवयुवक संघ के एक सफल आयोजन की मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय भीम, जय भारत। आज हमारे परम पूज्य बाबा साहब का बड़ा धूमधाम से कार्यक्रम हुआ और बाहर से हमारे जो श्री मोदी जी और BL पार्थ जी आए और बड़ी बाबा साहब के बारे में जीवनी बताई और बड़ा ही आज हमारे जो आज के प्रोग्राम के अंदर जो महिलाएं की जो सबसे ज़्यादा थी और पुरुष कम थे। तो बाबा साहब की जो विचारधारा है ये जन जन तक पहुंच रही है। इसी के साथ मेरा जय भीम, जय भारत। देखिए का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी अपने मन में, अपने मस्तिष्क से कभी भी निराशा का भाव हावी नहीं होने देना है। तमाम तरह की आर्थिक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, तमाम तरह के सामाजिक अवरोधों के बावजूद, तमाम तरह के लैंगिक भेदभावों के बावजूद यदि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तरह डटे रहते हैं, और 2-3 उदाहरण मैं साझा करूं आपसे। हम पढ़ते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब कोलंबिया जाते हैं तब बड़ौदा के महाराज शाहजीराव गायकवाड़ उनको स्कॉलरशिप देकर भेजते हैं और वहां से बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले जाते हैं। और लंदन में जिस घर में बाबा साहब रहते थे, जिस किराए के मकान में रहते थे, अब तो उस मकान को केंद्र सरकार ने खरीद लिया है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए जन्मभूमि, चैत्य भूमि, दीक्षा भूमि की तरह उसे भी शिक्षा भूमि के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन उस वक्त कोई नहीं जान रहा था, वो मकान मालकिन तो बिल्कुल नहीं जान रही थी कि लड़का जो मेरे घर में रह रहा है, जिसके साथ मैं इतना घटिया व्यवहार कर रही हूँ, ये कल को जाकर भारत रत्न बन जाएगा। तो उन तमाम विपरीत परिस्थितियों को सहते हुए जब ठीक से खाने के पैसे नहीं हैं और खाने के पैसे है भी तो मन करता है कि किताब खरीद के ले आऊं, तब बाबा साहब जितना पढ़ते हैं। और मेरे जैसे बहुत सारे व्यक्ति आते होंगे आपके पास जो पढ़ाई के दौरान कहते हैं, कुछ छात्र नेता बनाने का प्रलोभन देते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार की रैलियों में ले जाने की बात करते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद करिए, जब अमेरिका में है, देश में आजादी का आंदोलन चल रहा है और गद्दर पार्टी नाम के एक संगठन का नाम हम सब सुनते हैं, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल जिसको संचालित कर रहे थे, वहां मिलते हैं बाबा साहब से और कहते हैं कि आप भी हमारे इस आजादी के मूवमेंट में सहयोग करिए। और बाबा साहब साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ये जो विद्यार्थी, मेरा प्राथमिक काम अध्ययन करना है और बड़ौदा के महाराज मुझे इसी बात के लिए छात्रवृत्ति दे रहे हैं, तो मैं अध्ययन करूंगा प्राथमिकता से। तो एक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अपने अध्ययन को सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए और बाबा साहब से सीखिए कि पढ़ना किस तरह से है, पढ़ने की सघनता, उसके प्रति एकाग्रता का भाव कितना गहरा होना चाहिए। वो आदमी जो जीवन के अंतिम दिनों तक किताबें खरीदता रहा, लोग सब्जियां खरीद खरीद के लाते हैं हर दिन शाम को, और हर दिन शाम को किताब लेके आ रहे हैं। माता रमाबाई लड़ती थी कि आप कभी सब्जी लेकर नहीं आते, किताब लेकर आते हैं। एक दिन इतना गुस्सा आया बाबा साहब को, और नानक चंद्र तो लिखते अपनी किताब में कि रोज रोज लड़ती है रमा की सब्जी लेकर नहीं आता, और अब तो फ्रीज है हमारे घरों में तो हम ज्यादा सब्जी ले आते हैं, 2 दिन तक स्टोर रहती है उसमें, तब तो फ्रीज भी नहीं रहते थे। तो बाबा साहब एक थैला भर के ले आए, बोले जी कई महीने तक चल जाएगी, बनाते रहना, दोबारा मत कहना, सब्जी का नाम मत लेना। तो ऐसे बाबा साहब जिनको किताबों से इतना प्रेम है,
आप भी सीखिए इस बात को। जिस मोबाइल को हर वक्त हथेली से चिपकाए हुए स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर हम वक्त जाया कर रहे हैं, उसके मुकाबले बाबा साहब क्या काम कर रहे थे। तो विद्यार्थियों से बस इतना सा निवेदन है कि अपने अध्ययन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिस लक्ष्य को आपने चुना है, जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने का मतलब, जय भीम बोलने का मतलब, उनके विचारों को अपने आचरण में उतारने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम इस सिस्टम का हिस्सा बन जाए, उस सिस्टम में घुस जाएं, ताकि हम न केवल खुद का बल्कि दूसरे लोगों का भी भला कर सके। आदरणीय तहसीलदार साहब बैठे हैं। एक तहसीलदार जो है अपनी पूरी तहसील में जिस किसी भी ढंग से जनहित के काम करना चाहे बहुत बेहतरीन ढंग से लागू कर सकता है, लेकिन आप तहसील कार्यालय के बाहर सड़क पर 5000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तब भी वो काम नहीं हो पाएगा, भले ही जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएं। तो इस बात को, इस अंतर को समझिए बहुत गहरे से। दूसरी बात, जो लोग नौकरियों में आ गए हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। बड़ौदा के महाराज ने जब बाबा साहब को भेजा छात्रवृत्ति देने से पहले, तो एक सवाल पूछते हैं कि नौजवान, तुम्हें छात्रवृत्ति तो दे रहा हूं, लेकिन पढ़ लिख कर करोगे क्या? क्या उद्देश्य है पढ़ने का? आज तो जब मैं क्लास में पूछता हूं बच्चों से 11वीं 12वीं में कि क्यों पढ़ रहे हो, पढ़कर क्या बनना चाहते हो, तो ठीक से जवाब नहीं सूझता है। बाबा साहब कहते हैं कि मेरे ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य है समाज की गुलामी की बेड़ियों को काटना, इस उद्देश्य से पढ़ाई कर रहा हूं। तो जब आप पढ़ लिख कर नौकरियों में आ गए, अच्छे पदों पर आ गए हैं, तो फिर बाबा साहब ने एक और बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र दिया है, जिसको हम पे बैक टू सोसाइटी कहते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि उस ऑफिशियल काम के अतिरिक्त भी समाज के जो वंचित लोग हैं, जो पीछे छूट गए हैं मुख्य धारा में आने से, वो आपके पड़ोस में हो सकते हैं, दूसरे गांव में हो सकते हैं, दूसरे शहर में हो सकते हैं, पूरे राज्य में, पूरे देश में कहीं भी हो सकते हैं। उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए आपका योगदान क्या है? तो उन लोगों के कल्याण के लिए बाबा साहब एक और बात कहते हैं कि अपनी आमदनी का 5% हिस्सा समाज के कल्याण के लिए खर्च कीजिए। अभी आदरणीय श्री मोदी जी बहुत बार उदाहरण देते थे, जब लॉकडाउन लगा हुआ था कोरोना के दिनों में, सरकार ने तनख्वाह नहीं दी कुछ महीनों तक, फिर बाद में डीए जो है उसमें कटौती कर दी गई। तब हम में से किसी ने नहीं कहा कि ये ऐसा क्यों हो गया है, लेकिन जब किसी सामाजिक कार्यक्रम में पैसे देने की बात आती है, जब अंबेडकर लाइब्रेरी में बच्चों के लिए किताबें खरीदने की बात आती है, जब सूरतगढ़ में चल रहे बोधि फाउंडेशन में 1000 रुपए मासिक सहयोग भेजने की बात आती है, तब हमारे सारे के सारे आर्थिक संसाधन खत्म हो जाते हैं। और मैं देखता हूँ सारे के सारे कर्मचारी गरीब हो जाते हैं एकदम से। फिर उनको लोन की ईएमआई याद आती है, फिर उनको घर के खर्चे याद आते हैं, और इन्हीं लोगों को गर्मी में अपने कमरे में एसी लगाना हो, तब वो सहजता से मैनेज हो जाता है। तो थोड़ा सा समझिए इस अंतर को कि जब हम किसी अच्छे पद पर पहुंच गए हैं, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप जो भी सहयोग कर सकते हैं उन जरूरतमंद लोगों के लिए, उसमें सहभागी बनिए, ताकि आपकी तरह और लोग भी उस मुख्य धारा का हिस्सा बन सके। नहीं तो आज हम जिस संघर्ष से, जिस पृष्ठभूमि से जूझते हुए आए, हमारी तरह हजारों बच्चे आज भी जूझ रहे हैं। तो इस निवेदन के साथ कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 18 मार्च 1956 को आगरा में खड़े होकर जो कह रहे थे अपने आंसू पोंछते हुए कि मैं तो सोचता था कि ये लोग, समाज के लोग पढ़ लिख कर जब अच्छे पदों पर आएंगे तो समाज का और देश का भला करेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि चाटुकार बाबुओं की एक फौज इकट्ठी हो गई है जो अपना एक घर भरने में व्यस्त है। मुझे मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो ये फिर किसी को नहीं कहना पड़े बहुत निराश होकर कि ये पढ़े लिखे धोखेबाज लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के दिए संवैधानिक अधिकारों की बदौलत अच्छे पद को प्राप्त किया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों का लाभ लिया।